अभी भी आवाज कम है? अभी तो अब मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ पर अब ठीक है। बहुत ऊंची आवाज है मेरी इस वक्त। और मुझे मुझे गाइड कीजिएगा जी। बीच में एमसी वो मैसेज आता है क्या? बात ठीक है, ओके फाइन। तो ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर हमने जो है वो हीमोफीलिया हम अगर देखें तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया कंसिडर होता है। हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि हमारे पास दो किस्म के पाथवेज हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज, जिसको हमने चेक करना होता है। ठीक है, जो इंट्रिंसिक पाथवेज होते हैं वी डील विद एपीटीटी। ठीक है जी, एपीटीटी के साथ हम इंट्रिंसिक पाथवेज को डील करते हैं और एक्सट्रिंसिक पाथवेज के लिए हम जो है वो पीटी करते हैं। ठीक है, इसी तरह ही जब हम मैं म्यूट कर देती हूँ। Isaac? डॉक्टर हारिस प्लीज म्यूट के रोड कीजिएगा में काइंडली। म्यूट है। Estava procurando ele saber. Eu digo Umar Sumrei. अच्छा تاسو له الله ګلونه ماشومان سو درکړي اخري ګل तो उसके अंदर क्या है कि अगर मैं ये बात करूं हीमोफीलिया की और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज की, तो हीमोफीलिया के अंदर हमारे पास जो है वो इसमें एपीटीटी रेस्ट होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो एपीटीटी हम मॉनिटर करते हैं, मेजर करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, कोआगुलेशन प्रोफाइल के लिए। और हीमोफीलिया में भी हम एपीटीटी को ही देखते हैं। हीमोफीलिया हमारे पास थ्री टाइप्स की हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, जो ए है उसमें आप लोगों को पता है कि फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है कोगुलेशन प्रोफाइल का। बी के अंदर हमारे पास जो है वो फैक्टर 9 डेफिशिएंट होता है। और सी में जो है वो हमारे पास कौन सा डेफिशिएंट होता है? फैक्टर 11। के एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव? जो ए और बी हैं ये दोनों एक्स लिंक रिसेसिव हैं, लेकिन जो सी है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, रिमेम्बर दिस, सी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन ए एंड बी जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, और बाकी जो है वो हीमोफीलिया में क्या आ जाता है? हीमोफीलिया में आपके पास मेल की प्रेजेंटेशन आएगी। एमसीक्यूज मेल की प्रेजेंटेशन के साथ होगा। प्रीवियस हिस्ट्री होगी, जैसे किसी कजन की हिस्ट्री होगी। ठीक है, और सर्कमसिजन की हिस्ट्री हो सकती है, ब्लीडिंग के सर्कमसिजन हुई और ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ये हिस्ट्री हो सकती है। राइट, तो ये चीजें आ सकती हैं मेल के साथ। हीमोफीलिया के अंदर, हीमोफीलिया के अंदर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट्स आ सकती हैं। ठीक है, क्रिस्टल डिपॉजिट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल डिपॉजिट्स। ठीक है, हीमोफीलिया के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट कर जाते हैं इनटू द जॉइंट्स। ठीक है, अगर फिर उसमें मैं बात करूं कोगुलेशन डिसऑर्डर, जिसमें वॉन विली ब्रांड डिजीज हम हीमोफीलिया से डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके अंदर क्या है? उसमें भी जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे का एपीटीटी ही अफेक्ट होता है वॉन विली ब्रांड में, लेकिन उसके अंदर ब्लीडिंग टाइम भी अफेक्ट होता है। ठीक है, एपीटीटी अलॉन्ग विद द ब्लीडिंग टाइम अगर अफेक्ट होगा तो वॉन विली ब्रांड है। और वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है वो लड़कियों में ज्यादा आता है, लेडीज के साथ ज्यादा आता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर। वॉन विली ब्रांड फैक्टर इटसेल्फ क्या करता है कि जो आपका प्लेटलेट होता है ना, अगर प्लेटलेट को उसने अगर एडहीजन करनी है टू द वॉल, एंडोथेलियल वॉल, आपको पता है जब किसी जगह पे जाके इंजरी हो जाएगी तो प्लेटलेट ने आके वहां पे कोगुलेशन प्रोफाइल स्टार्ट करनी है। तो उस इंजरी के से पहले प्लेटलेट को लगने के लिए, अडेरन करने के लिए वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है वो देखा जाता है। एंड वॉन विली ब्रांड फैक्टर अगर एब्सेंट होगा तो एडहेजन ऑफ द प्लेटलेट टू द एंडोथेलियम ये जो है वो स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो उस जगह पे कोगुलेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है वो फीमेल के अंदर फैक्टर के पी एफ से फीमेल याद किया जा सकता है। फीमेल्स के अंदर उसके साथ एसोसिएशन होती है, एक मेजर पॉइंट ये है। और अगर आपके पास कभी किसी भी प्रोसीजर के बाद फीमेल लिखा हो कि देयर इज अ प्रोसीजर हैव बीन डन, और उसके बाद जो है वो उसको ब्लीडिंग हो रही है फौरन बाद, ठीक है, प्रोसीजर के फौरन बाद, एक बार याद रखना,
जब भी प्रोसीजर के फौरन बाद वो कहे कि ब्लीडिंग हो रही है और एक फीमेल है, दैट इज द वॉर्म विली ब्रांड फैक्टर। अगर मेल की बात करेगा तो उसमें हीमोफीलिया के चांसेस हो सकते हैं किसी भी प्रोसीजर के बाद ब्लीडिंग। लेकिन हाँ, अगर 1 डे के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो वो जो मेडिसिन दी हुई है उनका असर होने की वजह, असर खत्म होने की वजह से अब ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर 1 डे। ठीक है, जैसे कोई डेंटल प्रोसीजर आप करवाते हैं और हमें अच्छा है कि ब्लीडिंग ना हो, तो उसकी वजह से हम कोई मेडिसिन देते हैं। लेकिन फिर भी फौरन डेंटल प्रोसीजर कराने के बाद उसको जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज कि अगर मेल है तो हीमोफीलिया की तरफ जाना है, और अगर फीमेल है तो वॉन विली ब्रांड फैक्टर की तरफ जाना है। एक बार दूसरी बात कि अगर वो ये कहे कि आफ्टर 1 डे ब्लीडिंग हो रही है, तो यू शुड नो कि आफ्टर 1 डे जो है वो डिजीज की का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो मेडिसिन गिवन थी। मेल होगा तो हीमोफीलिया, ठीक है, मेल होगा तो हीमोफीलिया की तरफ जाना है सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, और अगर कोगुलेशन प्रोफाइल्स का प्रॉब्लम आ जाएगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, अगर फौरन हो रहे हैं तो वी विल गो विद दिस कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, और अगर 1 डे के बाद हो रहे हैं तो यू शुड रिमेम्बर कि जो मेडिसिन दी गई थी टू स्टॉप द ब्लीडिंग, उसका असर खत्म होने के बाद जो है वो एंटीकोगुलेंट की मेडिसिन के बाद जो है वो उसका असर आ रहा है। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारे पास जो है वो वॉन विली ब्रांड जो डिजीज होती है, इसके अंदर मिक्स्ड प्लेटलेट और कोगुलेशन डिसऑर्डर्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक होती है हमारे पास डीआईसी, टीटीपी, हस, ये आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। ठीक है, डीआईसी के अंदर क्या होता है कि डीआईसी में सेप्सिस होती है। ठीक है, वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर। फिर इन्फेक्शंस के बाद ये डीआईसी रेज होता है। डीआईसी होता कैसे है, जैसे कि स्नेक बाइट हो गया, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद हो गया, ठीक है, ट्रॉमेटिक हो गया, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के बाद हो सकता है, मैलिग्नेंसी के बाद हो सकता है, किसी ट्रांसफ्यूजन के बाद हो सकता है डीआईसी। डीएनसी के अंदर हमारे पास क्या है, एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम, पीटी, ठीक है, ये सब रेज्ड होते हैं, रेज्ड होते हैं, याद रखिएगा। डीआईसी के अंदर एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम, पीटी, इसके अलावा इसका फीचर है एफडीपी। ठीक है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स कह लें, ठीक है, या आप डी डाइमर्स कह लें। ये डीआईसी का फीचर है जो इसमें रेज्ड होता है। ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल सारी डैमेज होती है। आप रफी में भी एक टेबल करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो प्लेटलेट काउंट कम हुए हैं। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है, पीटीए पीटीटी बढ़ा हुआ है। ठीक है, सारी चीजें इसमें बढ़ जाती हैं एंड प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। और मेनली मेनली ये किसी भी किस्म के सेप्सिस के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें सारी जो है वो कोगुलेशन सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास डीआईसी है। जो एमसीक्यूज आपके पास आएंगे उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस वाली, उनमें हो सकता है किसी पेशेंट में कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, उसकी वजह से डीआईसी हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट आ सकता है जिसमें वो एसटीपीज का भी जिक्र कर सकते हैं, या डी डाइमर्स का जिक्र कर सकते हैं कि ये रेज्ड हैं बॉडी में। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मतलब कि फाइब्रिन जो फाइबर्स हैं जिससे वो सारा कोगुलेशन वगैरह बनाना है। ठीक है, अगर उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एफडीपीज आ जाएंगे, या डी डाइमर रेज होगा, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये टीआईसी के साथ एसोसिएशन है। फिर उसके बाद अगर मैं टीटीपी और हस की बात करूं, तो टीटीपी में याद रखिएगा एक पेंटेड को हम फॉलो करते हैं, थ्रोम्बोसाइटिक थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा इसको कहा जाता है। ये टिपिकली फीमेल्स के अंदर होता है। और एक हम पेंटेड कैसे फॉलो कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, लो प्लेटलेट काउंट होता है, इसके अलावा माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है, एचबी भी लो होती है पेशेंट की। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथिक अनीमिया मैंने कल आपको बताया था कि माइक्रो एंजियोपैथिक अनीमिया में क्या क्या फीचर होता है। माइक्रो एंजियोपैथिक जो होता है उसके अंदर माइक्रो या मैक्रो में आरबीसीज किस शेप के होते हैं।
हेलमेट सेल होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया भी इसमें होता है, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी, फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। पेंटेड बनता है टीटीपी में। टीटीपी और हस में फर्क याद रखिएगा कि हस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। इसमें हमारे पास ट्रायड जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया और एक्यूट किडनी इंजरी के साथ साथ इसमें ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, फीवर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ, वो आता है हमारा टीटीपी में। तो टीटीपी और हस में जब भी आपके पास डिफरेंस आएगा, वो ऐसे ही आएगा कि आपके पास जो है वो इसके अंदर प्लेटलेट काउंट कम होंगे, ठीक है। एचबी हमारे पास लोअर डाउन लिमिट्स पे होगी। पीटी एपीटीटी का इसमें कोई फर्क नहीं है। रीडिंग टाइम इसमें रेस होगा, ठीक है। और एक्यूट किडनी इंजरी के साथ फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अगर मैं हस की बात करूं, तो हस इज ऑन द ऑपोजिट साइड, जिसमें एक ट्रायड हमारे पास आएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का भी, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया का भी, और उसके अलोंग विद दैट हमारे पास जो है वो किडनी इंजरी तो आएगी यूरीमिया की वजह से, लेकिन हमारे पास क्या आएगा, ब्लडी डायरिया आ सकता है हस के अंदर। तो ये दो चीजें जो है वो फर्क करती हैं। अब जो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है, ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। हस के अंदर क्या है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें टीटीपी वाली ही आती हैं, लाइक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया और इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। ये तीनों चीजें टीटीपी वाली ही इसके अंदर आती हैं, लेकिन अलोंग विद इट इसके अंदर ब्लडी डायरिया आता है। तो टीटीपी में इसके अलावा पेंटेड कंप्लीट करना है, जिसमें फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, टीटीपी और हस। ओके, समझ आ गई है। एमसीक्यूज इसी तरह ही आएंगे, जैसे फर्क बता रही हूँ उसी तरह ही एमसीक्यूज आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यू शुड नो अबाउट इट कि हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज अगर आ रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि इस पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, रीडिंग टाइम इसका बड़ा हुआ है, ये हमारे पास आया है, लाइक इसको फीवर भी है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी है, देन यू शुड नो व्हाट इट इज इट टीटीपी और हस, टीटीपी और हस। ओके, टीटीपी, ठीक है। तो ये दो चीजें और अगर इसके अलावा मेन यूरीमिया की अगर वो बात करते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, अगर वो मेन यूरीमिया की बात करते हैं, देन वी विल गो विद द ब्लडी डायरिया, और यूरीमिया की मेनली बात करता है तो वी विल गो विद द हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हाँ, जिसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, हाँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑन्कोलॉजी के कुछ टॉपिक्स लाइक लिम्फोमा एंड ल्यूकीमियाज हैं। सिंपल इज वेल, हम ऐसे कर लेते हैं कि आप लोगों को पता है कि लिम्फोमास क्या है। लिम्फोमास में हमारे पास जो है वो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, एंड ल्यूकीमियाज में हमारे पास जो है वो बोन मैरो इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास जो ब्लड की लाइनिंग है वो खराब हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कोई भी फॉर्म आ सकती है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक थोड़ा सा ये प्लेटलेट डिसऑर्डर भी एक गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास आईटीपी है। आईटीपी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आईटीपी के बहुत एमसीक्यूज आते हैं, आईटीपी के एमसीक्यूज आते हैं। आईटीपी का बस इतना सा याद कर लें, जो आईटीपी है हमारे पास उसके अंदर प्लेटलेट काउंट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, मे बी लेस देन 30,000 और लेस देन 10,000, ठीक है। बाज दफा इस तरह आता है। आईटीपी और हमारा जो मेन डिफरेंस होता है वो दो चीजों के दरमियान होता है, आईटीपी के दरमियान, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के दरमियान और बर्नार्ड फोलियर सिंड्रोम के दरमियान, ठीक है। आईटीपी इज इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड बर्नार्ड फोलियर, ये दो चीजें होती है, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो हमारे पास आता है, ठीक है। जो आईटीपी होती है इसके अंदर क्या होता है कि स्प्लीन के अंदर प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है। जीपीबी 2B और 3A एंटीबॉडीज जो हैं वो बन जाती हैं, या आप फिजियो की क्लास में भी करेंगे। जीपीबी 2B और
F3A जो होता है, ये मेनली जो है वो प्लेटलेट की बाइंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। रिसेप्टर्स होते हैं, जब भी कहीं एंडोथेलियल इंजरी होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स ने कहीं ना कहीं जाके जो है ना वो बाइंड करना होता है प्लेटलेट्स ने, ठीक है। तो जब प्लेटलेट्स ने उस एंडोथेलियम पे जाके बाइंड करना होता है, तो हमें ना सिर्फ वॉन विली ब्रांड फैक्टर चाहिए फॉर द एडिशन, वी नीड रिसेप्टर्स, ठीक है। हाँ, आईटीपी में डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना स्प्लीन के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो रिसेप्टर्स भी नहीं होते तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है प्लेटलेट्स की स्प्लीन में। ये एसोसिएटेड विद एसएलई भी हो सकती है, किसी वायरल इलनेस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। एंड मेजरली जब भी वैक्सीनेशन के बाद आपके पास एमसीक्यूज आएगा, वी विल गो विद आईटीपी, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद मेनली आईटीपी होती है, ठीक है। आईटीपी में जो प्लेटलेट्स हैं, जो प्लेटलेट्स के प्रिकर्सर्स हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, दे आर इंक्रीज ऑन बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। आईटीपी और बर्नार्ड सोलियर दोनों में यही होता है कि मेगा कैरियोसाइट्स बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें नॉर्मल भी हो सकते हैं। बर्नार्ड सोलियर के अंदर भी मेगा कैरियोसाइट्स बड़े बड़े होते हैं, आईटीपी में भी मेगा कैरियोसाइट्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आईटीपी है उसमें लो प्लेटलेट काउंट होता है अलोंग विद इट, लेकिन बर्नार्ड सोलियर में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल भी होता है एंड माइल्डली डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है जो आता है। अब अगर एमसीक्यूज में आपके पास आया है कि एक बच्चा है, डिफर कैसे करेंगे एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज आपके पास आया है कि एक बच्चा है आया है, उसने वैक्सीनेशन करवाई है, प्लेटलेट काउंट उसका 10,000 है, मेगा कैरियोसाइट्स है, तो बताएं क्या है, आईटीपी या बर्नार्ड सोलियर? जी, आईटीपी, वेरी गुड। आईटीपी के अंदर आपके पास एक वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, वेरी मच इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में वैक्सीनेशन की हिस्ट्री आईटीपी। एंड बर्नार्ड सोलियर के अंदर हमारे पास जो है वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं आती है, एक बात। दूसरी बात, लेस देन 10,000, लेस देन 30,000, वी हैव आईटीपी, वेरी लो प्लेटलेट काउंट, वेरी लो, ठीक है। और अगर सिर्फ 50,000 तक हो, 80,000 हो, दैट इज द बर्नार्ड सोलियर, ठीक है। बर्नार्ड सोलियर में कम हो सकते हैं, हो सकता है कि कम ना भी हो, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज वाइज आता है, आईटीपी एंड बर्नार्ड सोलियर। मेगा कैरियोसाइट्स लार्ज प्लेटलेट्स दोनों में होते हैं, बट नंबर ऑफ प्लेटलेट्स का दोनों में फर्क है, और वैक्सीनेशन के साथ भी फर्क है, ठीक है। इसके बाद हम लिम्फोमास अगर मैं करूँ, तो लिम्फोमास के अंदर हमारे पास क्या है कि हॉटकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमास, ठीक है। हॉटकिन लिम्फोमा का मेन फीचर एक होता है हमारे पास रीड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है, एमसीक्यूज में आता है। हॉटकिन लिम्फोमा के अंदर आपने चेक करना है कि कौन सा है। हॉटकिन लिम्फोमा का कंटेजियस स्प्रेड होता है, ठीक है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स इसमें पाया जाता है विद CD15 एंड 30, ठीक है। इसका जो सीडी सेल काउंट होता है, सीडी क्लस्ट्रेशन डिफरेंशिएशन काउंट होता है, ठीक है। बाहर से लिखा भी आता है एमसीक्यूज में, सीडी का मतलब क्या है, दैट इज द क्लस्ट्रेशन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सीडी के लिए क्या है कि सीडी इज 15 एंड 30 फॉर दी हॉजकिन लिम्फोमा, ये इसका डायग्नोस्टिक है। रीड स्टम्बर्ग सेल्स इसके अंदर डायग्नोस्टिक आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिम्फोमास में जो है वो एप्स्टन बार वायरस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एप्स्टन बार वायरस हमारे पास एक टाइप ऑफ लिम्फोमा होता है, उसे हम कहते हैं बर्किट लिम्फोमा, ठीक है, बर्किट लिम्फोमा। वो जो एप्स्टन बार वायरस होता है, वो बर्किट लिम्फोमा का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करता है बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस इतना याद रखिएगा कि लिम्फोमास में अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेनली हम डिस्कस करते हैं तो उसे हम एप्स्टन बार वायरस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं लिम्फोमास की बात करूँ तो बाज़ दफा एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो वो नोड्यूलर टाइप होता है, ठीक, ठीक है। फिर उसके बाद पुअर प्रोग्नोसिस वाला कौन सा है, जिसमें लिम्फोसाइट डिप्लीटेड होंगे उसकी पुअर प्रोग्नोसिस होगी, और जिसमें लिम्फोसाइट बहुत सारे हैं उसकी लिम्फोसाइट रिच है उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होगी, ठीक है।
फिर एक हमारे पास जिसके अंदर मिक्स सेलुलरिटी वाला होता है, उसमें जीनोफिल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आ जाता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर हमारे पास नॉन कंटेजियस स्प्रेड होता है, और ये वायरल इन्फेक्शंस के साथ एसोसिएटेड होता है। बी सेल ओरिजिन होता है, मेनली बी सेल, ठीक है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में अगर कोई एमसीक्यूज आएगा तो वो बर्केट लिम्फोमा का मेनली आ रहा होता है। बर्केट लिम्फोमा में एमसीक्यूज आता है कि इट इज लिंक्ड विद एप्स्टन बार वायरस। एक बार इसके अंदर जो है वो, अगर आप ऑन को आप लोगों ने रफी से भी आप लोग करोगे अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तो उसके अंदर क्या आएगा कि बर्किट लिम्फोमा के अंदर हमारे पास जो है वो सी माइस जो है वो ट्रांसलोकेशन हो रही होती है, ठीक है। जो हमारे पास डिफेक्ट आता है बर्केट लिम्फोमा में, दैट इज द सी माइस ट्रांसलोकेशन का डिफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। सी माइस, CMY, माइस, ठीक है। तो सी माइस ट्रांसलोकेशन जो है वो बर्केट लिम्फोमा में आ रही होती है। इट इज एसोसिएटेड विद द एप्स्टन बार वायरस। बर्किट लिम्फोमा के अंदर हमारे पास जो है वो स्टारी स्काई अपीयरेंस आती है लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, और जॉ लीयंस आती है। अफ्रीकन में बहुत ज्यादा होता है, ये एंडेमिक होता है वहां पे, जॉ लीयंस आती हैं, ठीक है, और एप्सन बार वायरस की एसोसिएशन आती है। जो ट्रांसलोकेशन इसके अंदर आती है वो 814 पे आती है, ठीक है। जैसे AML CML CLL के अंदर हम ट्रांसलोकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह ही बर्किट लिम्फोमा में हमारे पास जो ट्रांसलोकेशन आती है वो आती है 814 की, ठीक है। तो बर्किट लिम्फोमा को अगर मैं रिवाइज करूँ तो एमसीक्यूज वाइज जो बर्किट लिम्फोमा के जितने भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे CPSP में, दे आर विद द ट्रांसलोकेशन सी माइस ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है, एक बार। दूसरी बार एप्स्टन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। तीसरी बार 814 ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। और चौथी बार अफ्रीकन में एंडेमिक होता है, ठीक है। डॉलियंस होती है, एंडेमिक होता है अफ्रीकन में, ठीक है। स्टारिस का अपीयरेंस बहुत कम आता है लेकिन आ सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आपके पास ऑन्कोलॉजी के चैप्टर रफी में भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम डिस्कस करेंगे नियोप्लेजियास को तो उसमें भी बर्किट लिम्फोमा के साथ ये एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे जो मेंटल सेल लिम्फोमा है, फॉलिकुलर लिम्फोमा है, ठीक है, डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा है, या मार्जिनल जोन लिम्फोमास है, इसके इतने एमसीक्यूज नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एफ फॉलिकुलर लिम्फोमा का कि उसमें जो ट्रांसलोकेशन होती है दैट इज द 1418, ठीक है। एफ से 14 याद किया जा सकता है, फॉलिकुलर के एफ से 1418, ठीक है। और मेंटल सेल जो लिम्फोमा है उसमें 1114। ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमास के टाइप्स हैं, ठीक है। और एक एमसीक्यूज आता है विद डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा। डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा में जो है वो इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट होती है, एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि उसको जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री है लिम्फोमा की, या वो ये नहीं भी कहेगा लेकिन आपको ये कहेगा कि वी आर सस्पिशियस टू फाइंड अ कैंसर इन द पेशेंट, ठीक है। और एब्डोमिनल जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं साथ में, तो यू शुड नो कि एब्डोमिनल पेन के साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मेनली जो है वो हमारे पास जो है वो बी सेल लिम्फोमा जो कि नॉन हॉजकिन की टाइप है उसके अंदर आता है, ठीक है। सही है, ओके फाइन, यहाँ तक समझ आ गई है। इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, डिफ्यूज जो लार्ज बी सेल है कॉमनली अकर्ड होता है नॉन हॉजकिन में, और दूसरा इसके अंदर जो है वो एब्डोमिनल जो है वो प्रॉब्लम्स के साथ एमसीक्यूज आएंगे जी। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी लिम्फोमास तक? लिम्फोमास की स्टेजिंग आप लोगों में से कोई ग्रुप में शेयर करेगा? हाँ, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ सकता है, एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकता है पेशेंट, ठीक है। हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास की हमारे पास होती है स्टेजेस, ठीक है। तो स्टेजेस के लिए एक हम पढ़ते हैं उसका नाम क्या होता है, और रॉबर्ट स्टेजिंग मेरे ख्याल से उसे कहा जाता है, ठीक है। इसको सर्च करके आपने स्टेजिंग जो है स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, एंड 4 में क्या होता है, यू शुड नो, ठीक है। मैं बता सकती हूँ लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी। आप में से
Dr. Misha, are you there? Dr. Misha, are you there? Okay. Dr. Faiza, are you there? Okay. Okay. Dr. Aroma, are you there? अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करी, अरोमा। ओके। आप ग्रुप में शेयर करेंगी इनकी जो स्टेजिंग है वो हॉटस्किन लिम्फोमा में जो हम स्टेजिंग देखते हैं, उस स्टेजिंग को हम कहते क्या है ये, और साथ में उसकी स्टेजिंग क्या है, स्टेज 1 पे किधर लिम्फ नोड हमें पॉजिटिव मिलेंगे, स्टेज 2 में, 3 एंड 4। ठीक है, तो बेशक आप पिक्चर से शेयर करेंगे यार, नवंबर वाले ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास जो आ जाता है, वी हैव लुकीमियाज। ठीक है, लुकीमियाज के अंदर जो है वो हमने देखना होता है कि कौन सा लुकीमिया, क्योंकि लुकीमिया के जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं ना, तो याद रखिएगा कि बहुत बाज दफा वेग से एमसीक्यूज आते हैं। उसमें सिर्फ हमारे पास ना उन्होंने पैरासाइटोपिनिया बाज दफा शो कर देंगे, या हमारे पास लिख जाएंगे कि ब्लास्ट सेल्स हैं। अब आगे से आप खुद ही देखें, तो कुछ चीजें जो है ना वो लुकीमिया में क्लियर कट नहीं बताई जाती। बट लुकीमिया में याद रखिएगा, जो हमारे पास ALL है वो बच्चों में आएगा। ठीक है, ALL को बिल्कुल क्लियर कट याद करने, 1 to 4 years ऑफ एज मेनली काउंट की जाती है। ALL जो है वो बच्चों के अंदर आता है हमारे पास। T सेल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ALL की खासियत ये है कि इसके अंदर मैसेज मिलते हैं, एक मेडिस्टिनल मैस, दूसरा टेस्टिकुलर मैस। ठीक है, बच्चों के अंदर जो अगर मैं देखूं तो लड़कों में टेस्टिकुलर मैस भी आता है इसमें, और मेडिस्टिनल मैस आता है मेडिस्टिनम का। ठीक है, ALL के अंदर, ALL में बच्चों की प्रेजेंटेशन है। दूसरी बात कि इसमें मेडिस्टिनल मैस आ जाता है या टेस्टिकुलर मैस आ जाता है। लिम्फोब्लास्ट इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इसकी बेटर प्रोग्नोसिस होती है। जो ALL है, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, लिम्फोसाइट्स इफेक्ट होते हैं। फिर जो CLL है, ये क्रॉनिक होने की वजह से इसके अंदर ग्रेटर देन 60 years ऑफ एज इन्वॉल्व होगी। मेच्योर लिम्फोसाइट्स की वो बात करेगा। ठीक है, मेच्योर सेल्स जो होते हैं, ये जो क्रॉनिक फॉर्म्स हैं इनके अंदर ये मेच्योर सेल्स हैं। ठीक है, जो मेच्योर लिम्फोसाइट है वो CLL के अंदर आएगा हमारे पास। और स्मज सेल्स इज एन इम्पोर्टेंट फीचर जो हम CLL में MCQs में देखते हैं। बाज दफा आपको विद द एज मेच्योर लिम्फोसाइट्स लिख देगा, बाज दफा एज नहीं लिखेगा, लेकिन स्मज सेल्स का लिख देगा। ठीक है, तो यू शुड नो कि स्मज सेल्स जो है वो हमारे पास CLL में आते हैं। ओके, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है AML एंड CML। ठीक है, AML के अंदर आपके पास जो है वो AML का ऑनसेट लेट ऑनसेट ही होता है, 65 years ऑफ एज ही है। और CML का भी ऐसे ही है, मीडियन उसका भी 65 years ऑफ एज ही उसका भी ऑनसेट है। ठीक है, ऑनसेट तो अब सेम हो गया। तो अब फर्क क्या है दोनों के अंदर, जो AML है उसमें हमारे पास होते हैं और रॉड्स। ठीक है, AUER, और रॉड्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं AML में। और दूसरा AML में हमारे पास जो है वो ब्लास्ट सेल्स होंगे। और DIC जो है वो हमारे पास AML के साथ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आ सकती है। ठीक है, DIC जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, तो उसकी कॉमन प्रेजेंटेशन AML के साथ आ सकती है। और AML में हमारे पास जो है वो ब्लास्ट सेल्स होंगे। लेकिन अगर मेच्योर सेल्स की बात करेगा, ठीक है, माइलॉइड जो है ल्यूकीमियाज के अंदर, जो मेच्योर माइलॉइड ल्यूकीमियाज की अगर वो बात करता है, तो हमारे पास CML आएगा। दूसरा CML में इंपॉर्टेंट फीचर इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम विद 922 डिसलोकेशन। ठीक है, 922 डिसलोकेशन के साथ जो है वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का अगर कोई MCQs आ जाए तो वो याद रखना है, वो किसके साथ है, हमारा CML के साथ। ठीक है, तो AML और CML। अब यहाँ पे CML आप 922 याद करते हैं, वहां पे AML की 15-17 पे याद करनी है कि 15-17 जो डिसलोकेशन है वो AML में आती है। ठीक है, हमारे पास आगे MCQs आएगा जिसके अंदर हम देखेंगे विद द डिसलोकेशंस, डिफरेंट डिजीजेस हम डिसलोकेशंस के साथ देखेंगे। लेकिन ये MCQs AML का भी आता है, जिसके अंदर हम AML की डिसलोकेशन डिस्कस करते हैं विद 15-17। ठीक है, और CML में कौन सी है, 9
22। ALL और जो CLL है उसमें कोई डिस्लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें बस ऐसे ही प्रेजेंटेशन वाइज याद करें, ठीक। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा जो होता है इसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ इंक्रीज RBC होता है। जैक 2 म्यूटेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से RBC ज्यादा हो जाते हैं। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे पास जो है वो रेस्ट आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा जिसे हम कहते हैं, तो पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम द सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि ये वाहिद पॉलीसाइथीमिया है जिसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन का लेवल जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बाकी बाकी जो हमारे पास होती है दैट इज व्हाट, बाकी हमारे पास आ जाती है पॉलीसाइथीमिया प्राइम सेकेंडरी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है मैम। आवाज ठीक है, ओके, हाँ सॉरी, बीच में वो लाइट एकदम। अच्छा, तो जब भी हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वेरा आएगा, रुब्रा वेरा, दैट इज प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को कहते हैं। हाँ, और उसके अंदर जो है वो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया के अंदर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन लेवल डिक्रीज आते हैं और आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, डिफेक्टिव आरबीसी होते हैं, ठीक है। और इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स हमारे पास कौन से आ रहे होते हैं, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में। फिर हमारे पास क्या आता है, इसकी प्रेजेंटेशन आती है, ये एक्वाजेनिक प्लूराइटिस के तौर पर प्रेजेंट करता है। आपके पास MCQs आएगा कि एक पेशेंट है और वो उसने शॉवर लिया है, उसके बाद उसकी बॉडी सारी रेड हो गई है, ठीक है, स्वेल कर गई है, और उसमें एरिथ्रोपोइटिन के लेवल हमारे पास जो है वो डिक्रीज है। तो बताएं जी क्या है ये, इसको क्या कहेंगे, किस चीज की प्रेजेंटेशन है? एक पेशेंट है, हाँ, वेरा रुब्रा वेरा, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा, जिसके अंदर पेशेंट आया है, पेशेंट के एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज है बट वो पानी में गया है, उसने शॉवर लिया तो उसकी सारी बॉडी रेड हो गई, यही स्टेटमेंट आती है, ठीक है। उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको यही स्टेटमेंट्स मिलेंगे। हाँ, फिर प्राइम नहीं होगा। और इसी सूरत में अगर मैं एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज कर दूंगी, देन यू विल हैव व्हाट, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया जिसे हम कहते हैं, दैट इज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। के बाद हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हमने देखनी होती है कि थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर और एंटी थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास जो भी आ जाते हैं उसके अंदर क्या है। तो याद रखिएगा, द मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में क्या होता है कि रिकरेंट जो है वो अबॉर्शन की हिस्ट्री आ रही होती है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, ठीक है, और पेशेंट ऑटोइम्यून डिजीजेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि मोस्ट एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है। और मोस्ट इनहेरिटेड इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज फैक्टर 5 म्यूटेशन, ठीक है, फैक्टर 5 म्यूटेशन आगे MCQs में आएगा, ठीक है। इनहेरिटेड जो थ्रोम्बोटिक, अच्छा, लिख लें इसको, लिख लें। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। एक्वायर्ड के ए से याद कर लें कि एक्वायर्ड जो होगा वो होगा एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। लेकिन मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन। म्यूटेशन याद रखना है, MCQs में बार दफा लिखा होता है, पूछता है मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, तो ऑप्शन में दे देता है फैक्टर 5 लेडन डेफिशिएंसी, नहीं लिखना, याद रखना है। फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन होगी तो वो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर होगा।
इसके अलावा फैक्टर 12, अगर वो फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी या लिख देता है तो वो इनहेरिटेड, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। अगर फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन ना गिवन हो, फैक्टर 12 डेफिशिएंसी गिवन हो, तो फिर हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन ही ऑप्शन है करेक्ट। फैक्टर 5 डेफिशिएंसी इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर नहीं हो। ये एमसीक्यूज में आता है, आगे जब आएगा हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो एंटी थ्रोम्बोटिक है वो हमारे पास हेपरिन है। हेपरिन किस सेल से रिलीज होता है? मास्ट सेल से। मास्ट सेल से हेपरिन और हिस्टामिन रिलीज होता है। मोस्ट कॉमन या नेचुरल एंटी एलर्जिक पूछेंगे, हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल। नेचुरल एंटीकोगुलेंट पूछेंगे तो हेपरिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आएंगे जब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम करेंगे, मैं आपसे पूछूंगी ये एमसीक्यूज, राइट। फिर उसके बाद नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक जो है वो हमारे पास है प्लाज्मिनोजेन। ये डबल ए में है, रैंडम पॉइंट्स। रैंडम पॉइंट्स लिखे हुए एमसीक्यूज में भी आएंगे, रैंडम पॉइंट्स। ठीक है, फाइन, इसमें कोई इशू नहीं है, रैंडम पॉइंट से ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि नेचुरल जो थ्रोम्बोलिटिक है दैट इज द प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज आ जाते हैं। फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज आ जाते हैं। अब जहाँ पे मैंने आपको इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या बताया है कि हमारे पास क्या आ जाता है, एपीटीटी चेक करते हैं हम, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम क्या चेक करते हैं? पीटी। इसी तरह ही जो हेपरिन हमारे पास टॉक्सिसिटी होती है या हेपरिन की ओवरडोज वगैरह से हो जाता है, तो हम हेपरिन को इंट्रिंसिक पाथवे के तौर पे चेक करते हैं, दैट इज एपीटीटी। ठीक है, हेपरिन की जब हमने टॉक्सिसिटी चेक करनी है तो हमने एपीटीटी के थ्रू चेक करनी है। लेकिन अगर मैंने वारफरीन की चेक करनी है एक्टिविटी या टॉक्सिसिटी वारफरीन की हो रही है, तो उसके अंदर हमने आईएनआर को प्रेफर करना है ओवर पीटी। हेपरिन तो क्या करता है कि हेपरिन हमारा क्या करता है, वेरी गुड डॉक्टर जारा, आईएनआर एंड पीटी। हेपरिन के अंदर क्या होता है, हेपरिन हमारा जो फैक्टर 10 होता है कोआगुलेशन प्रोफाइल में, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, फैक्टर 10 के रोल को इनहिबिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कोआगुलेशन नहीं होने देता, इसलिए वो एक एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है, और जो वारफरीन है वो विटामिन के पे इफेक्ट करता है। वारफरीन विटामिन के फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है। विटामिन के जो है, जैसे कि आपको पता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी हो उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इसीलिए कि एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ना आए, बॉडी में ब्लीडिंग ना हो। विटामिन के के साथ जो हमारे पास एसोसिएटेड होती हैं वो होती हैं 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी एंड एस। ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल में 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी और एस जो है वो हमारे पास जो है वो विटामिन के साथ एसोसिएटेड होती है। जब भी वारफरीन टॉक्सिसिटी होगी तो उस सूरत हाल में हमारे पास ये जो विटामिन के है ये जो है वो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से सबसे पहले प्रोटीन सी अफेक्ट होगी, फिर प्रोटीन एस अफेक्ट होगी, फिर हमारे पास 7 अफेक्ट होगी, फिर हमारे पास 9, 10 और 2 इस तरह अफेक्ट होगी। ठीक है, तो इसी इसी उसमें एमसीक्यूज एक आता है कि इस सब में शॉर्टेस्ट लाइफ किसकी होती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लाइफ होती है फैक्टर 7 की। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट लाइफ होती है, एस फॉर 7, एस फॉर शॉर्टेस्ट, तो जो शॉर्टेस्ट लाइफ होती है वो होती है फैक्टर 7 की। लेकिन जब भी विटामिन के इफेक्ट होगा और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना है